Good morning, students. Students, today I am giving an introduction to a newer topic of trigonometry, which is a new topic to you, which is known as in our book as height and distances. Height and distances. When I teach the same topic to the other board students, the same topic is known by the name of some applications of trigonometry. एक ही टॉपिक है, दो अलग अलग नाम है. मतलब कई लोग इस टॉपिक का नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, कई लोग इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. लेकिन पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं इस टॉपिक का नाम हाइट एंड डिस्टेंस ही रखना चाहूँगा. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम मुझे पसंद नहीं आया. उसके पीछे एक कारण है. कारण क्या है वो आपको बताता हूँ. ये जो हाइट एंड डिस्टेंस नाम है टॉपिक का, ये नाम ही अपने आप में टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ रिवील करके देता है. मतलब आपको ये मालूम चलता है कि इस चैप्टर में आप दो ही चीज़ें हमेशा कैलकुलेट करते रहोगे. या तो आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालते रहोगे, या आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ या डिस्टेंस निकालते रहोगे. So, height and distance is considered to be more appropriate name for that particular chapter, क्योंकि ये एक ज़्यादा इंसाइट देता है उस चैप्टर के बारे में, that the chapter is concerned or rotating about the two parameters to calculate height and distance in a given problem. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक तरीके से प्रैक्टिकल यूसेज को एक्सप्लोर करते हैं. मतलब हमें ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं जिसमें हमको वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखने को मिलता है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो मूविंग अहेड विद इट, मैं उसको समझाने के पहले इस चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं वो आपसे करना चाहता हूं. ध्यान से देखिए. फॉर सपोज देयर इज अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग. अब ये ह्यूमन बीइंग अगर अपने सामने देख रहा है, नॉर्मली हम सब अपने सामने ही देखते हैं जो हमारे सामने की चीज़ है ना. हम जब कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टेंस आते हैं तभी बहुत झुक के देखते हैं या बहुत ऊपर देखते हैं. नॉर्मली आवर आई साइट इज in the forward direction. This is our line of sight. और ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता. इट इज़ जस्ट द रेज एंड विच यू कांट टच और फील. आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, है ना. तो जब आप नॉर्मल खड़े हो कहीं पे तो आप अपने सामने ही देखते हो. सो ये हमारी लाइन ऑफ साइट रहती है नॉर्मली हमेशा. लेकिन मैंने बताया कि जैसे किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में, जैसे कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हूँ जो कि हाइट में काफ़ी छोटा है मुझसे, या मैं अपने घर की किसी चींटी को देख रहा हूँ, सो मुझे ऑब्वियसली मेरा लाइन ऑफ साइट अकॉर्डिंगली नीचे करना पड़ता है. If I am observing an ant at my home. ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एक एंट को तो ऑब्वियसली मेरा लाइन ऑफ साइट वो एंट की तरफ जाएगा और यहाँ पे वो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ बेंड हो जाता है. ठीक है. अब आई लिव इन द एरिया ऑफ दिस सिडको, सो मेरे यहाँ से पांडवलेनी बहुत पास है. और जब मैं पांडवलेनी में नीचे खड़ा रहता हूँ एंड आई ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऑब्वियसली माई लाइन ऑफ साइट गोज आउट देयर इन दिस मैनर. तो
हमारे लाइन ऑफ साइट जनरली इन तीन सर्कमस्टेंसेस में ही हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। या तो हम सामने देखते रहते हैं, या तो हम नीचे देखते रहते हैं, या तो हम किसी हाइटेड ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस तीनों मीडियम्स का अपना बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। मतलब इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इन दोनों केसेस में या तो नीचे वाला देखने का केस या तो ऊपर वाला देखने का केस, इन दोनों केसेस में से किसी एक केस में इन्वॉल्व रहते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। जब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते रहते हो जो कि आपसे हाइट में काफ़ी छोटा है, जिसको देखने के लिए आपको अपनी खोपड़ी को नीचे की तरफ अलाइन करना पड़ता है, मीन्स योर हेड्स रोल्स डाउन टू लुक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इन दैट केस, ऐसे केसेस को वी से दैट द केस इज ऑफ डिप्रेशन। ये क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन मतलब आपका हेड नीचे की तरफ गया। हाँ, व्हेन यू आर डिप्रेस योर हेड गोज डाउन, लेकिन ये वैसा क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। मीन्स आपका हेड नीचे की तरफ रोल हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि आप अपने से बहुत कम हाइट के एक ऑब्जेक्ट को बात कर रहे हो। ऑब्वियसली आपका कोई बहुत ही छोटा भाई या बहन होगा, वो आपके साथ खड़ा है, तो उससे आपके मम्मी पापा आपसे जब बात करते होंगे, अब तो यू पीपल आर क्वाइट बिग अप, सो लेकिन जब आप बहुत छोटे होंगे, वो आपसे बात करते होंगे, तो आपको उनको अपना सर आपसे बात करने के लिए नीचे करना पड़ता होगा। तो उसको कहते हैं केस ऑफ डिप्रेशन। और वहीं मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि मैं पांडवलेनी के नीचे खड़ा हूं और मैं पांडवलेनी के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा हूं। वहां पे एक फ्लैग वेव हो रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे उसको देखने के लिए मेरा सर ऊपर की तरफ रोल अप करना पड़ेगा। सो दिस केस इज नोन एज एलिवेशन। हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 में से 8 क्वेश्चंस तो या तो डिप्रेशन या तो एलिवेशन, इन दोनों केसेस के बीच में चलते रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही दिखेंगे कि या तो वो एलिवेशन का क्वेश्चन रहेगा या फिर वो डिप्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम। लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद ये बात समझनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे मतलब क्वेश्चन के सिनारियो को पढ़ के, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, कि इसमें कैसी पिक्चर पेंट हो रही है। क्या मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो कि मेरे से हाइट में छोटा है, या मैं बहुत हाइट पे हूँ, मैं अपने हाई राइज बिल्डिंग की बिल्कुल टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ और नीचे पार्किंग को देख रहा हूँ, कि मैं पार्किंग पे खड़ा हूँ और एक हाई राइज बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप फ्लोर के फ्लैट को देख रहा हूँ। तो ये केसेस आपको पढ़ के समझने पड़ेंगे। नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, इसका तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी था कि नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट रहता है, ये ऐसा दिखता है। और जब आपका लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ रोल डाउन होता है, उस केस को हम कहते हैं डिप्रेशन। और जब आपका लाइन ऑफ साइट ऊपर रोल अप होता है, उस केस को हम कहते हैं एलिवेशन। ठीक है, तो अब ये केसेस आपको क्वेश्चंस में पढ़ के दिखाई देंगे। दूसरी बात, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हमेशा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा हर क्वेश्चन में। एवरी क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन दिखेगा। अब वो क्वेश्चन में पढ़कर हर बार अलग अलग डायग्राम, मतलब मैं कुछ डायग्राम्स आपके सामने ऐसे ही समझाने के लिए आपको बना के देखता हूँ। ऐसे डायग्राम बन सकता है बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा डायग्राम बन सकता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस छोटू एंड द बिगर वन, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है।
दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे देख देख के अलग अलग केसेस के डायग्राम्स आपके सामने बन सकते हैं, और भी कई बनते हैं, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पढ़कर ये बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि देख रहा है, तो हर देखने या ऑब्जर्व करने वाले क्वेश्चंस में अधिकतर tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अप्लाई होगा। ये बात कभी मत भूलना। जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, एक बच्चा काइट को फ्लाई होते हुए देख रहा है, तो उस क्वेश्चन में बनी बात है tan ही अप्लाई होगा। आप नीचे खड़े हो, आप एक बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी को देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अप्लाई होता है। दिस इज द बेसिक, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ के तो ये बात समझ में आ जाती है वैसे कि क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है क्या। अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो बनी बात है उस क्वेश्चन के अंदर tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। इस इज क्लियर? ओके। और मैंने आपको बताया कि अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये एक है, ये तो सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डबल है, ये भी डबल है, डबल है। जब भी आपको मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एक छोटा वाला एक द बिगर राइट एंगल ट्रायंगल। इफ यू ऑब्जर्व मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स इन अ क्वेश्चन, आपको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। इफ यू ऑब्जर्व मल्टीपल, अब यहाँ पे मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये तीनों केसेस में द अबव केस इज नॉट होल्डिंग मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स, बट द लोअर केसेस, इसमें मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो आपको हर राइट एंगल ट्रायंगल को इंडिविजुअली वर्कआउट करके उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको यूज करके फाइनल आंसर को कोट करना पड़ेगा, है ना। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे कि बस आपने एक ट्रायंगल सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला रहने दिया और अब सोच रहा कि आंसर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल देखे तो आपको वहां ध्यान रखना चाहिए, मुझे जितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं सबको सॉल्व करके रखना पड़ेगा, सबका रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा, और फिर फाइनली सबके रिजल्ट्स को मर्ज करके एक फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड है वो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। और ये वाली बात आप कभी मत भूलना कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई चीज देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है तो उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अप्लाई होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं सब देखने वाले ही आते हैं। कोई बच्चा किसी चीज को देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर कहीं पे खड़े होकर कोई कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस में हमेशा tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि क्वेश्चन दो कैटेगरी के अंदर बनता है, या तो क्वेश्चन एलिवेशन का रहता है या तो क्वेश्चन डिप्रेशन का रहता है ना। लेकिन आपको ऐसे कोई वहाँ पे वैसे लिखा रहता है कई बार कि दी कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन आपको फिगर बना के ये बात कंफर्म खुद ही मन में सोचनी है कि क्वेश्चन एलिवेशन का है कि क्वेश्चन डिप्रेशन का है। क्योंकि अगर डिप्रेशन का क्वेश्चन रहता है, डिप्रेशन के क्वेश्चन में कुछ स्लाइटली जो फिगर्स रहते हैं उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, तो वो ध्यान रखना। जब भी डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो बात बताऊंगा कि देखो इसमें मैंने यही मॉडिफिकेशंस की बात करी थी। एलिवेशन के क्वेश्चन में तो इतना दिक्कत नहीं जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर बनता है। लेकिन जब डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है तो डिप्रेशन के क्वेश्चन को ड्रॉ करते वक्त, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, आपको ड्राइंग मिलेगी नहीं वहां पे क्वेश्चन की। यू नीड टू स्टडी द प्रॉब्लम and then you need to draw accordingly.
राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो भी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अलग अलग शेप्स बनेंगे अलग अलग सिचुएशन पे बेस होके, ठीक है। लेकिन जब डिप्रेशन का केस बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन उसके फिगर में कुछ एक बातें रहती हैं जो कि दिखनी चाहिए, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है ये क्वेश्चन डिप्रेशन का है, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन को ये बात पढ़नी है, और याद रखना क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व करने वाला है या देखने वाला है तो उस क्वेश्चन में tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देन अब मैं हाइट एंड डिस्टेंसेस, और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल रहा हूँगा या किसी ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूँगा, यानी लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँगा। सो यू नीड टू बी, आप यही दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होगे पूरे क्वेश्चन में, या तो हाइट निकाल रहे होगे या डिस्टेंस निकाल रहे होगे। लेकिन देखो ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें जिसमें और कोई दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अभी तो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन ऑब्जर्व करने वाला है देखने वाला है तो टैन करना, लेकिन और भी कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब क्वेश्चन में आप कुछ ऑब्जर्व नहीं करते रहते हो, कुछ देख नहीं रहते हो, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस रहता है दैट इज एन ऑब्जेक्ट विच यू कैन टच और फील। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, जैसे मान लो आप एक माउंटेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहाँ खड़े हो और माउंटेन के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये माउंटेन की हाइट है और ये डिस्टेंस है। तो आपने इसको एक ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC। सिंस द माउंटेन इज अपराइट ऑन द ग्राउंड, तो आपने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब C पॉइंट से A पॉइंट के बीच में जो आपने हाइपोटेनियस दिखाया है, ये एक लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट को आप टच और फील तो नहीं कर सकते, तो जब भी ऐसा डायग्राम जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो और टच और फील लाइन ऑफ साइट बनती है और उसको टच और फील नहीं कर पाते हो, उन क्वेश्चंस में तो हमेशा टैन लगता है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच और फील कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि एक वॉल है, वॉल से एक लैडर टिल्टेड स्टैंड कर रही है, तो आप ये लैडर को तो आप टच और फील कर सकते हो ना। तो ऐसे केसेस में दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अदर देन टैन भी अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें लाइन ऑफ साइट है एक्टिंग एज द हाइपोटेनियस, उन क्वेश्चंस में टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज आपके डायग्राम्स का रहता है। मतलब सबसे पहले चेक करने वाला टीचर आपका डायग्राम देखता है और वो देखता है कि हाँ इसने डायग्राम तो सही बनाया है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन से डायग्राम ही गलत बना तो वो क्वेश्चन टीचर आगे चेक ही नहीं करेगा, मतलब यू लूज कंप्लीट मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको पूरे मार्क्स गंवाने पड़ते हैं वहाँ पे। इसीलिए ये क्वेश्चन में डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम सही से बनाना, क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट करना और क्वेश्चन को सही से धीरे धीरे पढ़ना, इट इज़ द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। जैसे क्वाड्रेटिक में रहता था, मैं आपको बार बार बोलता था क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो और समझो। हाइट एंड डिस्टेंस गोज इन द सेम ग्लव्स, वो भी यही कहता है क्वेश्चन को धीरे से पढ़ो, पहले अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ और फिर उस पिक्चर को कॉपी पे क्रिएट करो, क्योंकि जब आप कॉपी पे क्रिएट करोगे वो पिक्चर को, तो टीचर वही पिक्चर को देखकर आंसर आपका चेक करेगा। अगर पिक्चर ही गलत क्रिएटेड दिख रहा है तो वो चेक ही नहीं करेगा वो क्वेश्चन को, क्योंकि उसको मालूम रहेगा ये फिगर गलत है, आंसर गलत ही है, वो कुछ नंबर नहीं देगा आपको वहाँ पे। आपका एक बार फिगर सही बना, बीच में कैलकुलेशन गलत हो गए तो एक बार वो चेकिंग के लिए चला जाएगा और शायद आधे या
3/4 मार्क्स आपको मिल जाए, डिपेंडिंग आपने कितना सही करा है। लेकिन अगर डायग्राम ही गलत है तो इट इज़ कंप्लीटली गॉन, क्वेश्चन इज आउट ऑफ योर हैंड्स। एक और बात, जब आप डायग्राम बनाओगे उस डायग्राम की डिटेल्ड नेमिंग करनी चाहिए। मतलब जैसे मैं आप क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि डिटेल्ड नेमिंग से मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन के अंदर वो डिटेलिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि टीचर को देखकर ही समझ में, अच्छा ये डायग्राम में ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। और ऐसा करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को हम वर्कआउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद उस पर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपकी बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा और वो आप प्लीज़ देखते जाना। यू प्लीज़, मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन आज आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप कोई बात इसमें से मेरी मिस हो गई या आपको नहीं समझ में आई, सो यू कैन गिव मी अ कॉल इन दैट केस। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।